हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे एमपीसीएचओ, सीआरपीएफ और ईएसआईसी और नॉट स्टेट को टारगेट करते हुए कुछ एमसीक्यू सेशन हम स्टार्ट कर रहे थे। और उसमें अपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है और उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। यदि किसी कैंडिडेट ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें एक बार से, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेशन को, और फोर्थ सेशन के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले वही कहूँगा मैं आपसे, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, क्योंकि यही मेरा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि आगे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स वो देने वाले हैं नर्सिंग फील्ड से रिगार्डिंग, तो उनको इसके रिगार्डिंग काफ़ी हेल्प मिले और ऐसे क्वेश्चन को वो डायरेक्टली सोल्व कर पाए, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य में कहीं ना कहीं जॉब करे और अपने भविष्य को ब्राइटनेस में लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को इसी के साथ। और साथ ही एक बात और कह दूं मैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और साथ ही डेली ऑनलाइन क्यूज़, डेली ऑनलाइन क्वेश्चन सेशन है आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। डेली 12 बजे अपनी क्लास होती है, बिल्कुल डेली ही एमसीक्यू सेशन अपना होता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और ऐसे ही क्लास आपको डेली अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन को। और आज के क्वेश्चन सेशन में हम मोस्टली राजस्थान सीएचओ का, जिसका रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज के एमसीक्यू सेशन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन ही पूछा गया है, नहीं है यानी एक्सेप्शन आपको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। राइट आंसर आपको देना है कौन सा मैक्रो न्यूट्रेंट नहीं है, आंसर आपको देना है। उसके बाद राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। जल्दी से अपना अपना आंसर दे दीजिएगा। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। और मैक्रो न्यूट्रेंट नहीं है मीन्स ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट है। क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट है। ठीक है, याद रखिए माइक्रो न्यूट्रेंट है। विटामिन क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं। अब दोनों का मीनिंग आपको समझने की कोशिश करना। मैक्रो न्यूट्रेंट्स मीन्स ऐसे न्यूट्रेंट्स जो कि बॉडी के अंदर लार्ज नंबर में जरूरत होती है, यानी बॉडी को ज़्यादा नंबर में, लार्ज नंबर में यदि रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे न्यूट्रेंट को क्या कहा जाता है, मैक्रो न्यूट्रेंट कहा जाता है। जिसका एग्जांपल की अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर तो वो मैक्रो न्यूट्रेंट है, और कम रिक्वायरमेंट है यानी स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, दैट नोन एज ए माइक्रो न्यूट्रेंट। और माइक्रो न्यूट्रेंट का एग्जाम्पल बताया मैंने विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रेंट के एग्जाम्पल है। उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा था मैक्रो न्यूट्रेंट नहीं है, तो ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट है, तो ये मैक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। प्रोटीन्स है जो कि मैक्रो न्यूट्रेंट है, फैट है जो कि मैक्रो न्यूट्रेंट है, और कार्बोहाइड्रेट जो कि मैक्रो न्यूट्रेंट है। समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाटर सोल्युबल विटामिन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा हुआ है, और राजस्थान सीएचओ के साथ है, एमपीसीएचओ में भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर आपको देना है। क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन ई। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या आंसर इसका हो सकता है। वाटर सोल्युबल विटामिन है, कौन सा वाटर सोल्युबल विटामिन है, तो आपको बताना है। आंसर आपको देना है, उसके बाद राइट आंसर आपको बताएंगे। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है विटामिन सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आप याद रखने के लिए छोटी सी ये टेबल याद रखें। देखिए विटामिन को अपन बेसिकली उनकी सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक तो वाटर इनसोल्यूबल, दूसरा फैट इनसोल्यूबल। ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल और फैट इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल मीन्स ऐसे विटामिन जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और वाटर के अंदर सोल्यूबल विटामिन हैं बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं जितने भी बी कैटेगरी के अंदर है, B1,
B5, B12, B6, ये सारे हैं जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन हैं, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स। और साथ ही सी, यानी विटामिन बी और सी हैं जो कि वाटर इनसोल्यूबल है। और रिमेनिंग ए, डी, ई और के, ये है मोस्टली, और ये फैट सोल्यूबल है। तो याद रखें, विटामिन अलग अलग क्लासिफिकेशन उनका है, वाटर सोल्यूबल अलग है और फैट सोल्यूबल अलग है। वाटर सोल्यूबल में बेसिकली दो ही है, बी कॉम्प्लेक्स और सी। वाटर सोल्यूबल में बी कॉम्प्लेक्स और सी, इनके रिमेनिंग जो बच्चे हैं वो फैट सोल्यूबल है। यहाँ पर क्वेश्चन था आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ में विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके अंदर विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? आंसर आपको दे रहा है, फटाफट ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। मीट, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल है, यहाँ पर वेजिटेबल है ये, है ना, समझना वेजिटेबल है ये। उसके अलावा फ्रूट। आंसर आपको देना है किसके अंदर विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक आप सबको पता है जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, विटामिन ई किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सनफ्लावर ऑयल। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, जितने भी ऑयली सब्सटेंस हैं, जितने भी ऑयली आइटम्स हैं, उनके अंदर विटामिन ई की जो मात्रा है सबसे अधिक पाई जाती है। जितने भी ऑयली सब्सटेंस है, ठीक है, उनके अंदर ई का अमाउंट है ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है सनफ्लावर ऑयल। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर देना। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि नर्सिंग कंपेटिटिव एग्जाम्स में तो आया हुआ है, बाकी अदर जो जनरल कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी बार रिपीट है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन सी बीमारी है, ऑप्शन आपके सामने, आंसर देना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी इज बिल्कुल राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज कंडीशन है स्कर्वी, और इसी को गम ब्लीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गम ब्लीडिंग कहते हैं। आई थिंक सबको पता होगा विटामिन ई गम ब्लीडिंग, ठीक है, सॉरी विटामिन सी की कमी से गम ब्लीडिंग होती है, जिसको स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, याद रखना विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम यदि अपन बात करें तो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रखें विस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे को पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फूड कब से शुरू कर देना चाहिए? बच्चे को जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड देते हैं यानी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो अदर सब्सटेंस आप देना स्टार्ट करते हैं वो कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन था आपका, और ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से थे। पैदा होते ही, ऑप्शन बी था 6 माह की उम्र पर, ऑप्शन सी था 1 वर्ष की उम्र पर, ऑप्शन डी था 2 वर्ष की उम्र पर। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट कर देना चाहिए एक बच्चे के लिए? तो आंसर आपको देना है, आंसर फटाफट से दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 6 माह या 6 मंथ की एज पर उसको दिया जाना चाहिए। यानी नॉर्मली आप सबने पढ़ा है, आपने सबने यही पढ़ा है कि जब तक बेबी है 6 मंथ नहीं हो जाता, यानी 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। ये तो आपने पढ़ा है, 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए एक बेबी को। उसके बाद आप अदर सब्सटेंस दे सकते हैं, लाइक सूप वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, दाल का सूप, ये से कुछ अदर सब्सटेंस दे सकते हैं, अदर मिल्क दे सकते हैं, ठीक है। बट 6 मंथ तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 6 माह में स्टार्ट कर देनी चाहिए, 6 माह की उम्र में स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयरिंग में आवश्यक है, यानी टिश्यू रिपेयरिंग के लिए आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर तो टिश्यू रिपेयरिंग दिया हुआ है, यहाँ पर वुंड हीलिंग भी आ सकता है। तो वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयरिंग दोनों का मीनिंग एक ही है, समझने की कोशिश करना है। पहले आंसर दीजिएगा आप, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। विटामिन है, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है फैट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। क्या इसका राइट आंसर है? राइट आंसर आपको देना है, उसके बाद इसका राइट आंसर है मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोटीन बिल्कुल राइट आंसर है, टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हुए काफ़ी सारे कैंडिडेट, क्या कन्फ्यूजन हुए कि विटामिन भी तो यही काम करते हैं और प्रोटीन्स भी यही काम करते हैं, फिर विटामिन को सही क्यों नहीं माना? तो इसका रीज़न यही है कि आप सबने पढ़ा है प्रोटीन्स तो करती हैं, वुंड हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं, साथ ही विटामिन भी करता है, लेकिन पर्टिकुलरली विटामिन सी की बात करनी है। यदि विटामिन सी यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने होता, यदि विटामिन सी होता तो फिर ये राइट आंसर हो जाता, ये
नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन विटामिन सी वुंड हीलिंग अच्छी करता है, वुंड हीलिंग स्टार्ट जल्दी करता है, कम टाइमिंग में हो जाता है, तो विटामिन सी राइट आंसर होता है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखते तो। लेकिन यहाँ पर केवल विटामिन दिया हुआ है, तो सारे विटामिन वुंड हीलिंग प्रोसेस में ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन बिल्कुल राइट आंसर है। यदि विटामिन सी होता तो फिर विटामिन सी आंसर होता, प्रोटीन को नहीं मानते, ठीक है। और यहाँ पर केवल विटामिन दिया हुआ है, तो इसको नहीं मान के क्या माना है, प्रोटीन्स माना है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एक्सेप्शन आपको निकालना है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है, ऑटोमेटिकली आपके आंसर निकल जाते हैं, जैसे कि मैं हर बार आपसे कहता हूं। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताऊंगा। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। हल्का फीवर यानी माइल्ड फीवर है, हल्का बुखार जो कि इसका लक्षण नहीं होता है। तेज बुखार है जो इसका लक्षण है, आंखों में दर्द इसका लक्षण है, जोड़ों में दर्द इसका लक्षण है, और बुखार आता है लेकिन तेज आता है, ठीक है, सीवियर आता है, इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आंसर आपको देना है, ऑप्शन आपके सामने है, और आई थिंक सबको ये पता होगा। पहले आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सब गए होंगे कॉलेज टाइमिंग में, सब पोलियो की दवा पिलाने गए होंगे, यानी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा, प्लस पोलियो के प्रोग्राम में सबने इन्वॉल्वमेंट लिया होगा, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। और वहाँ पर आपने देखा भी होगा ये मॉनिटर होता है, क्या एक मॉनिटर है, आंसर आपको देना है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। बिल्कुल सबने देखा होगा वैक्सीन वॉयल मॉनिटर, आपने देखा होगा। मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा एक पोलियो ड्रॉप होती है, पोलियो ड्रॉप होती है इस तरीके से, एक पोलियो ड्रॉप होती है, आपने देखी होगी। यहाँ पर एक कलरफुल, ठीक है, यानी एक राउंडेड एक सर्किल बना होता है, और एक बीच में छोटा सा स्क्वायर बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये जो बीच वाला स्क्वायर है ये व्हाइटिश कलर होता है, और ये बार वाला क्या होता है, ब्लूइश इन कलर होता है, ठीक है, पर्पलिश ब्लूइश कलर ये होता है। अब इसके अंदर 4 स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस के अंदर होती हैं, जो कि मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में फोटो भी अपलोड किया था, और साथ में मैं आपको यहीं पर भी बता दूं, इसकी 4 स्टेज होती हैं। यदि जो अंदर वाला स्क्वायर है वो वाइट है, बार वाला वैसा ही ब्लूइश है यानी पर्पलिश है, तो ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड की बात करें, यदि जो अंदर वाला स्क्वायर है वो भी धीरे धीरे कलर डार्क होता जाता है, वो होता जाता है, तो ये सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में ये हो जाता है कि अंदर वाला भी ज़्यादा डार्क हो जाता है, बार वाले की कंपैरिजन थोड़ा ब्राइट होता है, तो ये थर्ड है। और फोर्थ वाले में ऐसा होता है कि अंदर वाला स्क्वायर है बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाता है, बिल्कुल डार्किश हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और अंदर वाला जैसा कि बार वाला जो है सर्किल वो वैसा का वैसा रहता है, तो ये फोर्थ डिग्री है, ठीक है, फोर्थ स्टेज है। अब इसमें किस किस को यूज करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज को अपन यूज कर सकते हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ को यूज नहीं करते। फर्स्ट और सेकंड को यूज कर सकते हैं, और थर्ड और फोर्थ को अपन यूज़ नहीं करते हैं। और इसको यदि अच्छी तरीके से और देखना है तो कम्युनिटी सेक्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने आपको इसका फोटो अपलोड किया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करना है, और आई थिंक यहीं पर आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एमपीसीएचओ में भी बार बार पूछा जाता है, राजस्थान सीएचओ में भी ये पूछा हुआ है। अभी रिसेंटली बिहार सीएचओ का एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी को, तो हो सकता है उसके अंदर भी ऐसा कैसा डायरेक्टली ये पुटअप हो जाए, तो ध्यान रहे जो भी बिहार सीएचओ का एग्जाम देने वाले हैं 27 तारीख को, तो वो याद रखें ऐसे क्वेश्चन को, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, 5 लाख कितना है, सॉरी 5000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जी, बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। आपको मैं बताऊं, इसको 9 मंथ तक, एट बर्थ से लेकर 9 मंथ तक, यानी अप टू 9 मंथ तक इसकी जो डोज होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। कितना, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। 9 मंथ के बाद यदि जिस 6 वीक के बाद इसको रिपीट किया जाता है, तो बाद में 9 मंथ के बाद में इसकी जो डोज होती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। 9 मंथ तक इसकी जो डोज होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और काफ़ी कैंडिडेट इसको सही भी किए, काफ़ी गलत भी किए। किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त यानी डीकॉन्टामिनेशन किस रसायन पदार्थ से कर सकते हैं, यानी किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है उसको डीकॉन्टामिनेशन। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना था। ऑप्शन है
फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी ग्लूट्रेल्डिहाइड और ऑप्शन डी है सोडियम हाइपोक्लोराइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आंसर बहुत ही अच्छा देना था आपको, लेकिन कुछ कैंडिडेट फिर भी गलत करके आए। बट डोंट वरी, आगे से यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आप याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका बिल्कुल राइट आंसर है डीकॉन्टामिनेशन के लिए, क्योंकि जो सैनिटाइजर वगैरह आते हैं उनके अंदर भी अल्कोहल और सोडियम हाइपोक्लोराइड है जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होता है, और आप सबको पता है ये थिंग। चलिए, और आई थिंक समझ आ गया होगा। और याद रखना है आगे से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये गलत नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, और ये बात मैं हर क्लास में आपको कहता हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस होता है के इलाज की अवधि कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके इलाज की अवधि कितनी होती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको देना था। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन दी है, और उनमें से अपना ऑप्शन चूज करना करना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका राइट आंसर है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो टाइमिंग होता है, अवधि होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो कितना होता है। ऑप्शन ए है कम से कम 6 से 8 माह, ऑप्शन नंबर बी है कम से कम 12 माह, ऑप्शन सी है कम से कम 20 से 24 माह, और डी है कम से कम 24 से 27 माह। आंसर आपको देना है, फिर उसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहले आप अपना आंसर दे दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर देते रहे जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ लोग अभी भी इसको कह रहे हैं कि इसका आंसर सी भी है, ठीक है, बट अभी तक जो अभी राजस्थान सीएचओ के अंदर जो इसका राइट आंसर माना है वो भी यही माना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गर्भवती महिला को टिटनस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाएं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको टिटनस टॉक्सोइड लगाते हैं, टीटी का टीका लगाते हैं, आप सबको पता है टीटी लगाते हैं। उन दो टीके लगाते हैं, ये भी आपको पता है। उन दोनों के बीच में जो बीच में इंटरवल होता है, गैप होता है, वो कितना होना चाहिए। आपको ऑप्शन चूज करने हैं कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन है आपके पास कम से कम 1 सप्ताह, ऑप्शन बी है कम से कम 2 सप्ताह, ऑप्शन सी है कम से कम 4 सप्ताह, और ऑप्शन डी है कम से कम 12 सप्ताह। आंसर आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर है जी। जल्दी जल्दी आंसर बताइए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताते जाए। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। आपने पढ़ा होगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर या इम्यूनाइजेशन के अंदर, कम से कम 2 वैक्सीन के बीच में, कम से कम 2 वैक्सीन लगाने के बीच में जो इंटरवल होना चाहिए, एटलीस्ट 4 वीक होना ही चाहिए। कम से कम 4 वीक, 4 सप्ताह 2 वैक्सीन के बीच में इंटरवल होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है। ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एमपी सीएचओ के अंदर भी पूछा हुआ है, और राजस्थान सीएचओ के अंदर भी पूछा हुआ है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एमपी बिहार सीएचओ में रिसेंटली एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्दी, उसमें भी पूछा जा सके। तो याद रखिए, जिसका भी एग्जाम है, इन क्वेश्चंस को भूलना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आगे मिलते ही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न यही रहता है फ्रेंड्स। और स्पेशली सीएचओ जो भी है, जहाँ कहीं का भी सीएचओ हो, बिहार सीएचओ हो, यूपी सीएचओ, एमपी सीएचओ, कहीं का भी हो, सभी में जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है वो यही है। बस लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं होता है। यही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहे, और नए चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको डेली ही मिलते रहेंगे, और डेली ही मिलते रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस ऐसे आपके बेस हैं जो कि कंप्लीट हो जाएगा। आपका बेस बनना चाहिए। देखिए, काफ़ी जगह मैंने देखा है कि सर हमारा बेस कंप्लीट नहीं है, तो उन सभी कैंडिडेट से यही कहूँगा मैं, और यही कहता हूँ, यदि बेस कंप्लीट करना है, जो तुम्हें क्वेश्चन ढीले लगते हैं, जो तुम्हें क्वेश्चन ईजी लगते हैं, उन क्वेश्चंस को बार बार समझने की कोशिश करें, उनमें क्या पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है, अपने आप आपका ऑटोमेटिकली आपका बेस है जो कि तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन करने लगे प्रायोरिटी बेस वाले, आप कहेंगे क्वेश्चन पढ़ा आपने, आप कहेंगे कि ये तो हमें आता है, लेकिन आता है तो जब आप एग्जाम देते हैं तो उस टाइमिंग में वो क्यों नहीं आता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है, जितना आप थ्योरेटिकल कवर करते हो उतना प्रैक्टिकली यानी एमसीक्यू सॉल्यूशन करना सीखे। जितना थ्योरी में आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्यूशन पर ध्यान दें, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना, यदि आपने एमसीक्यूज निकाल ले, 100% गारंटी के साथ मैं आपसे कहता हूँ, आपका उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस यही करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज निकालने होंगे। चलिए बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट बर्थ बेबी को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, वो आपको आंसर बताना है कौन कौन सी दी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी है बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन बी सी है बीसीजी, केवल बीसीजी, ऑप्शन नंबर डी है बीसीजी, ओपीवी और पेंटावेलेंट। और एक बात और याद रखें, मैं हर बार और हर दिन यही कहता हूँ आपसे,
एलिमिनेशन मेथड को भूलना नहीं है। आपको क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर उस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन लगाना है कि ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी बचे वही होंगे उनके आंसर। बिल्कुल राइट है ये बात, ठीक है। और याद रखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किए तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं आपके क्वेश्चन को सही होने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, फटाफट से दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि आप सबको पता है, देखिए ऑप्शन सी भी काफ़ी सारे अभी कैंडिडेट इस एग्जाम में, राजस्थान सीएचओ का एग्जाम में केवल सी भी करके आए, क्योंकि बीसीजी भी है, ठीक है, बीसीजी भी है, बट यहाँ तीनों कॉम्बिनेशन में तो ये राइट आंसर है, ठीक है। प्रायोरिटी देखें तो ये राइट आंसर है इसीलिए। और अभी जो ऑब्जेक्शन उठाए थे क्वेश्चन में तो इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाए थे, बट आप याद रखें यदि इससे भी ज्यादा कोई क्वेश्चन का आंसर है तो वो राइट माना जाता है, आप सबको पता है ये बात। तो यहाँ पर बीसीजी लगाया जाता है, ओपी भी लगाया जाता है, और हेपेटाइटिस बी भी एट टाइम लगाया जाता है, एट बर्थ लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? और आई थिंक सबको ये आंसर पता है, सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता है, और इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता आपके लिए। तो आंसर फटाफट बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फंगस, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिसेंटली आपको अपडेट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी कीजिएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। वायरस यानी विटामिन कोविड-19 है, किसकी कारण से होता है, किसके कारण से होता है, कौन है इसका एजेंट, तो आपको याद रखना है वायरस है, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन भी आप सबको पता है, ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 202, ऑप्शन बी है 204, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 208। क्या इसका राइट आंसर है? फटाफट से आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। जी इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है 202, सॉरी 206 होती है। क्या होती है? 206 होती है। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल बोन कितनी होती है? 206, यानी 206 होती है। और यही न्यू बोन के अंदर पूछ लिया जाए तो न्यू बोन के अंदर पूछ लिया जाए 300 होती हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको आंसर देना है 270, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको 270 आंसर देना है। और यदि ऑप्शन में नहीं है 270 तो फिर 300 आप एवरेजन में आप ले सकते हैं। बट यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है एडल्ट की, तो एडल्ट के अंदर 206 होती है, और इन्फेंट की बात करें तो 270 होती है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है फिर 300 आप जा सकते हैं, ठीक है, याद रखें यहाँ तक। आगे चलते अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा हुआ है ये भी एमपीसीएचओ के अंदर। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जांच की जाने वाली ट्यूबरकुलिन टेस्ट का क्या नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। सिक टेस्ट कहेंगे, मोन्टेक्स टेस्ट कहेंगे, या VDRL कहेंगे, या फिर एलिजा टेस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, मोन्टेक्स टेस्ट, जो कि टीबी के लिए किया जाता है, ठीक है, मोन्टेक्स टेस्ट जो कि टीबी के लिए किया जाता है, याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और नर्सिंग के अंदर भी एमपीसीएचओ के अंदर बार बार ये पूछा हुआ है, तो याद रखें। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? आंसर आपको देना है, ऑप्शन आपके सामने है, पेनक्रियाज, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्प्लेन, ऑप्शन डी है गोल ब्लैडर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है, सबको पता है इसका आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी दोनों ही कौन है? लीवर होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट नोन एज ए लीवर, और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाए तब भी लीवर, ठीक है, याद रखें। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन का नाम आपको बताना था। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर देना है। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है TSH, ऑप्शन सी है कोर्टिसोल, ऑप्शन डी है इंसुलिन, सॉरी हाँ इंसुलिन। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सबको पता है। जी बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है, टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि आप सबको पता है, बिल्कुल आप सबको पता है टेस्टिस क्या है। टेस्टिस क्या है? मेल सेक्स, और टेस्टिस क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन से कौन सा हार्मोन निकलेगा? मेल सेक्स हार्मोन निकलेगा, जनरली सीधी सी बात है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे होगा समझ में। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नोट्स वगैरह की जो पीडीएफ है आपको वहाँ अवेलेबल करवा दी जाती है, लेटेस्ट अपडेट आता है तो वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। चलिए बात करें पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लीवर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में, किस फॉर्म में है जो कि स्टोर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक सबको पता है इसका आंसर। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ग्लाइकोजन। यानी ग्लूकोज, लीवर के अंदर ग्लूकोज बोले, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अभी अपन ने पढ़े, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट में कह सकते हैं अपन कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज बॉडी के अंदर या लीवर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आप सबको पता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। इसमें हेल्प कौन करता है? हेल्प कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो बीटा सेल्स होता है। बीटा सेल्स कौन सी? लेगरहैंस सेल्स होती है, और वो कहाँ पर होती है? पेनक्रियाज में। यानी पेनक्रियाज की लेगरहैंस में बीटा सेल्स ये इंसुलिन सिक्रेट होता है, जो कि हेल्प करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और स्टोर रखता है लीवर के अंदर। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इस क्वेश्चन में काफी सारे कैंडिडेट अभी तक भी डाउट में है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन है। किसी आबादी या कम्युनिटी यानी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी यानी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? यानी सपोज कीजिएगा कि एक कम्युनिटी है, इसके अंदर कोई पेशेंट है जो कि सबसे पहला इसको इन्फेक्शन हुआ है, सबसे पहला इन्फेक्शन हुआ है, तो इस केस को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आपको देना है, पहले आंसर दीजिएगा फिर मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, कोई कम्युनिटी है, उसके अंदर कोई भी पर्सन है जो कि फर्स्ट केस मिला है, यानी पहला केस वो मिला है कि इसको इन्फेक्शन हुआ है। अब उस केस को क्या कहेंगे? इंडेक्स केस कहेंगे, ऑप्शन बी है प्राइमरी केस कहेंगे, ऑप्शन सी है सेकेंडरी केस कहेंगे, और ऑप्शन डी है कैरियर कहेंगे। बहुत ही अच्छा आंसर इसका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा, और साथ ही इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा यहीं पर। जल्दी से आंसर दीजिएगा जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, प्राइमरी केस उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी केस उसको कहेंगे। अब काफी सारे कैंडिडेट को ये लगता है कि इसका आंसर इंडेक्स केस ही है, इंडेक्स केस ही हमने पढ़ा है और इंडेक्स केस ही होना चाहिए, कि फर्स्ट जो केस होता है, फर्स्ट जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है? तो वो इंडेक्स केस होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको समझा दूं, यहीं पर आपका डाउट क्लियर कर दूं। सपोज आपकी ये कम्युनिटी है, सपोज आपकी ये कम्युनिटी है, सपोज कोई ये पर्सन है, सपोज कोई ये पर्सन है, इसको इन्फेक्शन हुआ, लाइक आप कोविड-19 का इन्फेक्शन मान लीजिएगा, कोविड-19 का इन्फेक्शन इसको हुआ, या कोई अदर इन्फेक्शन हो सकता है इसको हुआ, पता चल गया इसको इन्फेक्शन होगा। ठीक है, पता चला है इसको इन्फेक्शन हो गया, तो इसको इन्फेक्शन जो हुआ है उस कंडीशन में इसको प्राइमरी केस कहेंगे। इन्फेक्शन हुआ है, इसका पता चला है कि ये इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन इसको हुआ है, और ये पहला केस इसका है, पहला केस फर्स्ट केस इसका हुआ है, तो ये क्या है? प्राइमरी केस है। अब इंडेक्स केस क्या होता है? तो इंडेक्स केस भी प्राइमरी केस ही होता है, बट यदि उस केस का डॉक्यूमेंटेड हो गया है, यानी पोस्ट डॉक्यूमेंटेड केस, यानी कि ही वो हेल्थ इसमें मेडिकल फील्ड के अंदर गया, जैसे कि सपोज वो मेडिकल हॉस्पिटल के गया, मेडिकल हॉस्पिटल में उसका रिकॉर्ड बन गया, पहला रिकॉर्ड बना है, तो वो इंडेक्स केस है। यदि रिकॉर्ड बन गया, उसका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, यानी फर्स्ट केस का यदि डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, डॉक्यूमेंट उसका बन जाता है, तो वो इंडेक्स केस होता है। अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, केवल वो फर्स्ट केस है अभी तक, तो वो प्राइमरी केस है। यदि उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है तो फिर वो इंडेक्स केस होता है। अब याद रखें, 0% पे अपन कह सकते हैं इंडेक्स केस को। ठीक है, याद रखना है, यदि डॉक्यूमेंटेड है, फर्स्ट केस है बट डॉक्यूमेंट है, तो इंडेक्स केस है। अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो प्राइमरी केस में काउंट होगा। तो यही डाउट था आप सबका, और इस क्वेश्चन में भी काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे, बट इसका राइट आंसर सही है, उन्होंने सही माना है, प्राइमरी केस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, और सबको पता है, आई थिंक सबको इसका आंसर पता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। WHO के बारे में आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक सबको पता है। ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर, ऑप्शन सी है 11 मार्च, ऑप्शन डी है 7 अप्रैल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत ही अच्छा ही है। इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है 7 अप्रैल, बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आ गया समझ? आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन में भी काफ़ी लोग डाउट में थे और काफ़ी लोगों ने इसमें कमेंट किया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया, क्वेश्चन पेपर से डिलीट ही कर दिया था। अभी बताऊंगा क्यों किया था। देखिए, समझने की कोशिश करना। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन आपके सामने है वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी हाँ श्री प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी है श्री रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी है श्री लाल कृष्ण आडवाणी। आंसर आपको देना था, जल्दी से आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा। इसके रिगार्डिंग जो इसको डिलीट करने का रीज़न है अभी मैं आपको बताऊंगा।
जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री रामनाथ कोविंद इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इसके अंदर डिलीट होने का कारण ये था कि यहाँ रामनाथ की जगह जो ऑप्शन आया था पेपर के अंदर वो राथनाथ कोविंद था, और इसकी वजह से काफी सारे ऑब्जेक्शन इसमें लगाए गए और इस क्वेश्चन को ही क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। बट आपको याद रखना है वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो क्या है, श्री रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमटीपी सब जानते हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अगेंस्ट एक एक्ट भी बना हुआ है, वो एक्ट कब लागू हुआ था वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1984। आंसर आपको देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है 1971, 1971। जैसे ही एमटीपी आपके माइंड में आता है आपको डायरेक्टली याद रखना है 1971, 1971 तक आप पहुंच जाना चाहिए। जैसे एमटीपी माइंड में आता है आप कहां पर पहुंचोगे, डायरेक्टली 1971 पर। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? यानी भारत से, या कह सकते हैं इंडिया फ्री हो गया है ना। ठीक है, इंडिया कौन सी बीमारी से फ्री हो गया है, यानी जिसका पेशेंट अब इंडिया के अंदर नहीं मिलता है, वो आंसर आपको देना है। यानी कौन सी बीमारी इंडिया से चली गई है, कैसे भी समझिए आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आंसर आपको देना है। तो याद रखें, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आपको आंसर देना है। क्या क्षय रोग है, क्या मलेरिया है, क्या पोलियो है, क्या एड्स है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है? जी, बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। पोलियो जो कि चला गया है और अभी पोलियो फ्री कहते हैं। ठीक है, पोलियो फ्री इंडिया। ठीक है, तो याद रखिए पोलियो है जो कि भारत से इरेडिकेट हो चुकी है। ठीक है, चली गई है, भारत में अब इसका पेशेंट है नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का आह्वान किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है वर्गीज कुरियन ने, ऑप्शन बी है त्रिभुवन दास पटेल ने, ऑप्शन सी है एम.एस. स्वामीनाथन ने, ऑप्शन डी है एम.एस. दलाया ने। आंसर आपको देना है, क्या इसका राइट आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद आंसर आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, साथ में चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए, नीचे लिंक आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, वहाँ से आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। एम.एस. स्वामीनाथन बिल्कुल राइट आंसर है, इन्होंने ही हरित क्रांति के बारे में कहा था, आह्वान किया था। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा। भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? यानी स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन जिसको कहते हैं, वो कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 2 सितंबर 2014, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2014, और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2013। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का आंसर है। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इतना तो आपको पता है कि 2 गांधी जयंती के दिन ये स्टार्ट किया था, 2 अक्टूबर होगा। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन तो आपको ऑटोमेटिकली कट गए। अब 2 ऑप्शन में से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2013 था कि 2014 था, तो आपको याद रखना है 2014 था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान है जो कि स्टार्ट हुआ था, क्लीन इंडिया मिशन है जो कि शुभारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखें। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो वैश्विक उष्णता है यानी ग्लोबल वार्मिंग आज हो रही है, उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है या सबसे मेन कारण है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कोयला खदान उसमें आग है, या फिर सूती खेती है, या फिर मानसून है? क्या इसका राइट आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर आप सबको पता है, आंसर दीजिएगा बिल्कुल, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। और आई थिंक सबको पता है, जल्दी जल्दी आंसर देते रहे, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपन डिटेल से क्लास करेंगे, एक अलग से सेपरेट क्लासेस के लेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी गैसेज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, कैसे ये होता है, अलग से अपन डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन कारण जो माना गया, मेन को जो माना गया, मोस्ट कॉमन को जो माना गया, वो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन ये है। उसके बाद आज के सेशन को अपन यही फिनिश करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, फटाफट से दीजिएगा। निम्न में से कौन सा रोग फीको ओरल रूट के माध्यम से नहीं फैलता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद अपन प्रीवियस क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, बट इसके अंदर क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ अलग थे। आंसर आपको देना है खसरा, ऑप्शन बी है टाइफॉइड, ऑप्शन सी है कोलेरा या हैजा, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ए। बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है फटाफट से।
उसके बाद इसका राइट आंसर मैं दूंगा। वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर का, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। नए चैनल पर विजिट कर रहे हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरीके से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और ऐसे एमसीक्यूज डेली आपको मिलते रहे और उनको डेली आप देखते रहे। ठीक है, और यदि चैनल के साथ ही आपने नीचे टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाए जाते हैं। नोट्स हैं, ये जो पीडीएफ फॉर्म है, पेपर है, ये सारे आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाते हैं और बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपको वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके लिए आपको लिंक भी वहीं से ही मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है खसरा, जिसको मीजल्स कहते हैं। और इसको अपन ने डिस्कस किया था जिसके ऑप्शन इंग्लिश में थे, और आप सबको पता है फीको ओरल रूट से नहीं फैलता है। मीजल्स ये किससे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। किससे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। बाकी जो रिमेनिंग है वो फीको ओरल रूट से फैलते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और आई थिंक जितने क्वेश्चन आज अपन ने डिस्कस किए हैं वो आप सबको याद हो गए होंगे। और आगे यदि ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाए तो आपका वो क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं कल नए एमसीक्यू सेशन के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। नए चैनल पर विजिट करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। बाकी अदर क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।